हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं अपवर्तन के उदाहरण या अपवर्तन के कारण जो घटनाएं होती है उनके बारे में। अपवर्तन के उदाहरण में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, पूर्ण का मतलब कंप्लीटली, पूरा का पूरा। आंतरिक का मतलब अंदर के अंदर, और परावर्तन का मतलब क्या होगा कि टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए। परावर्तन किसे कहेंगे? अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हटा दे, और परावर्तन किसे कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराएगी और वापस उसी माध्यम में लौटेगी, तो वही क्या होगी? परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्तें आवश्यक हैं। शर्तें देखती है कौन कौन सी हैं। पहला तो इसका शर्त होती है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहली शर्त क्या हो जाएगी इसकी? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। दूसरी इसके लिए आवश्यक है कि जो सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को प्रतीक करता है आईसी। सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक होना चाहिए। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है? आवश्यक शर्तें हैं। कौन कौन सी? जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, और सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। बात करें कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण देखो कि जब प्रकाश की किरण क्या करेगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। जब आपतन कोण का वह विशिष्ट मान, क्रांतिक कोण किसे कहेंगे कि आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है, तो इस विशिष्ट मान को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे? आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो, उस आपतन कोण के इस विशिष्ट मान को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। प्राप्त हो आपतन कोण के इस विशिष्ट मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण की होगी। क्रांतिक कोण क्या होगा कि आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना प्राप्त होगा? 90 डिग्री प्राप्त होगा, वही क्या होगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। एक डायग्राम से समझते हैं इसको, क्रांतिक कोण को, और फिर पढ़ते हैं हम पूर्णांतरिक। इसको नोट करो, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन को।
अपवर्तन में क्या पढ़ रहे थे, नीचे मान लो क्या है, पानी है। ये अभिलंब हो गया, ये पृथककारी पृष्ठ होगी, पृथककारी पृष्ठ। इस पृथककारी पृष्ठ में पर क्या करेगी, प्रकाश किरण आपतित होगी। कहाँ से आना चाहिए, सघन से विरल माध्यम में आना चाहिए। सघन माध्यम हो गई, और ये कौन सा हो गया, विरल माध्यम, वायु होगी। अब प्रकाश कहाँ से आना चाहिए पूर्णांतिक परावर्तन में, सघन से विरल माध्यम में। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। हटेगी कि नहीं, हमने पढ़ लिया है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अब क्या करें, दूसरे डायग्राम में देखो, अभिलंब हो गया, नीचे पानी भरा हुआ है, तो यहां से क्या करेंगे, अब आपतन कोण ये हो, आपतन कोण आई, और परावर्तन कोण ये क्या है, आर है। अब इस आपतन कोण को मान को ऐसे व्यवस्थित करेंगे जिसके लिए इस अपवर्तन कोण का मान कितना प्राप्त होगा, 90 डिग्री। वही क्या होगा, क्रांतिक कोण। अगर इस एंगल पर प्रकाश की किरण को आपतित किया जाता है तो प्रकाश की किरण ये क्या प्राप्त होता है, 90 डिग्री एंगल प्राप्त होता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, आई सी, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्योंकि आपतन कोण का मान ऐसे एक विशिष्ट रूप से व्यवस्थित करना है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या प्राप्त होगा, 90 डिग्री प्राप्त होगा। 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है, ये इस 90 डिग्री जो प्राप्त हो रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे डायग्राम की बात करें, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, नीचे क्या है, पानी है। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पृथककारी पृष्ठ ये अभिलंब हो गया, नीचे क्या है, पानी भरा हुआ है। अब क्या करेंगे कि पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए मैंने शर्त बताई थी कि पानी हो, प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, और बढ़ाएंगे। अगर इसको और बढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं इसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या होगी कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। डायग्राम नोट कर लिए तो परिभाषा मैं लिखता हूं। ये डायग्राम रहने देता हूं, तो क्या लिखेंगे हम, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो ये देखो ये ज़्यादा हो रहा है तो पूरा का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाएगा। कौन सा माध्यम है ये, सघन माध्यम। तो इस सघन माध्यम में ये प्रकाश किरण वापस लौट जाएगी, तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश की
इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया हीरे का चमकना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हीरे का चमकना। हीरे के जो फलक हैं वो इस प्रकार काटे जाते हैं ताकि उस पर जितना प्रकाश गिरेगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, वापस लौट जाए। जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में लौट जाए। इसके कारण क्या होता है? हीरा चमकता है। दूसरा मरीचिका। जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं उनमें क्या होता है कि जो पानी की ऐसा आभास होता है कि किसी स्थान पर दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि उस स्थान पर क्या होगा, पानी होगा। इस कारण जो मृग होता है, मरीचिका मतलब मृग की प्यास, जो प्यासा मृग होता है वो उसको देखकर उसके पास दौड़ता है और जाके देखता है तो पानी नहीं होता है। गर्मियों के समय में मरीचिका देखने को मिलती है। प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु क्या किया जाता है कि इस प्रकार का तंतु होता है तो इस एंगल पर इसको क्या किया जाता है, प्रकाश को पहुंचाया जाता है ताकि जो प्रकाश इधर जा रहा है वो यहाँ से गति करता हुआ पूरा का पूरा वापस निकल जाए। ठीक है, इस प्रकार हमने पहली जो घटना है या उदाहरण है अपवर्तन का पढ़ा। कौन सा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी पूरा जो प्रकाश किरण है अगर सघन से विरल माध्यम में जा रही है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो पूरा पूरा प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण। दूसरी घटना पढ़ते हैं हम वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब हो गया, वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण का मतलब विभक्त होना, यानी कि रंगों का विभक्त होना। कि जब कोई श्वेत प्रकाश को, किसी श्वेत प्रकाश को हम क्या करेंगे, प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म के में से गुजरने के कारण वह जो श्वेत प्रकाश है वह अपने 7 रंगों में जो मूल रंग है 7 उसमें विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश इस घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या करेगा कि हम अगर किसको, श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारेंगे, इधर से क्या आ रहा है? श्वेत प्रकाश, और ये क्या है? प्रिज्म। इस प्रिज्म में से अगर श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो क्या होगा? यह अपने जो 7 मूल रंग हैं उनमें विभक्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 रंगों में ये विभक्त हो जाएगा। 7 रंग कौन से होते हैं? बेनी, आह, पीनाला। बेनी, आह, पीनाला। इस सीक्वेंस में आप याद कर सकते हैं। बे यानी बैंगनी, नी यानी नीला, आ यानी आसमानी, है यानी हरा, पी यानी पीला, ना यानी नारंगी, और ला यानी लाल। इस सीक्वेंस में होता है। यहाँ पर जो ऊपर का जो कलर होता है वो होता है रेड, लाल, और नीचे नीचे कौन सा होता है? बैंगनी होता है। ठीक है, वॉयलेट कलर। यहाँ पर जो बाकी सीक्वेंस में हो जाएंगे, ये नीला हो जाएगा, ये आसमानी, फिर हरा आएगा, हरे के बाद में पीला और फिर नारंगी। ठीक है, इस सीक्वेंस में आ जाएंगे। यहाँ पर जो रेड कलर होता है उस रेड कलर का जो वेग होता है सर्वाधिक होता है। लाल रंग का
लाल रंग का वेग सर्वाधिक होता है। इसलिए वेग अधिक होने के कारण इसका विचलन क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये ऊपरी होता है। इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। अब देखो वेग अधिक है, इसलिए जो खतरे के निशान जो भी बनाए जाते हैं वो कौन से कलर के बनाए जाते हैं, लाल कलर के ही बनाए जाते हैं, ताकि वो जल्दी दिखाई दे और विचलित न होगा, दूर से ही दिखाई दे देगा। दूसरी ओर बात करें हम बैंगनी रंग की, तो बैंगनी रंग का वेग क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे ज्यादा हो रहा है। बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, कि वर्ण विक्षेपण की परिभाषा क्या बताओगे, जब किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाता है। मूल रंग कौन से हैं, बेनी, आहे, पिनाला, ये क्या है, ट्रिक से आप याद कर सकते हो। बे यानी बैंगनी, नी यानी नीला, आ यानी आसमानी, है यानी हरा, पी यानी पीला, ना यानी नारंगी, ला यानी लाल। सबसे अधिक जो वेग है, सर्वाधिक जो वेग होगा वो किसका होता है, लाल कलर का, इसलिए इसका विचलन कम होता है। जो खतरे के निशान है वो इसलिए लाल कलर के बनाए जाते हैं ताकि दूर से ही दिखाई दे। बैंगनी रंग होता है उसका वेग कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, परिभाषा समझ में आई, परिभाषा लिखी लोगे कि जब कोई श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने मूल रंगों में विभाजित हो जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण यानी रंगों में, विक्षेपित यानी बटना। ये क्या बन गया, श्वेत प्रकाश है वो अपने मूल रंगों में विभक्त हो गया। ठीक है, दो घटनाएं कंप्लीट। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त। थर्ड, वास्तविक सूर्योदय व वास्तविक सूर्यास्त से पहले सूर्य का दिखाई देना। देखो, जब सूर्य उदय होता है सुबह, उससे पहले ही दिखाई देने लग जाता है, और शाम को जब अस्त होता है उसके बाद तक क्या होता है, दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, अपवर्तन। कैसे, कि जब सूर्य होता है वो क्षैतिज से नीचे रहेगा। यहां तो क्या है, सूर्योदय का समय, और यहां पर आप सूर्यास्त। सूर्यास्त की बात कर रहे हैं, यहां पर सूर्योदय की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा, सूर्य क्षैतिज से क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और यहां पर भी क्या है, क्षैतिज से नीचे, सन सन। लेकिन इसकी जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या करेंगी, वायुमंडल में प्रवेश करेंगी, वायुमंडल में प्रवेश करेंगी, इधर भी प्रवेश करेंगी, करती रहती हैं। अब वायुमंडल में जैसे ये प्रवेश करती है तो वायुमंडल के कणों द्वारा इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, और अपवर्तन के कारण अगर अपन यहाँ खड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देने लग जाएगा। यानी कब दिखाई देने लग जाएगा, जब वास्तविक सूर्योदय होगा उससे 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लग जाएगा, 2 मिनट
पहले ही दिखाई देने लग जाएगा और 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा, 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा। इसलिए जो दिन की अवधि होगी टोटल वो कितने मिनट बढ़ जाएगी, 4 मिनट बढ़ जाएगी, 4 मिनट बढ़ती है। ठीक है, आया समझ में कि जब क्षैतिज के सापेक्ष, ये क्या है, क्षैतिज है। जब वास्तविक सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षैतिज से नीचे रहता है तो सूर्य की प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करेंगी। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद में इन किरणों का क्या होगा, अपवर्तन होगा और इस अपवर्तन के कारण सूर्य है वो सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इसलिए दिन की जो टोटल अवधि है वो 4 मिनट की बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट। उसके बाद में दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट, जो अपवर्तन के कारण घटना होती है, पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना। पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। यानी में पानी में चाहे पेंसिल हो या कोई सिक्का हो या आपका छड़ हो, वो जब रखते हैं उसको, अगर वो पूर्ण रूप से डूबी हुई न होगी, पूर्ण रूप से डूबी हुई नहीं है तो पेंसिल क्या दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। कि ऐसा लगता है कि जहाँ से वो पृथक हो रही है कि यहाँ से क्या है, टूटी हुई है या मुड़ी हुई है। वो क्यों दिखाई देती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे क्या दिखाई देती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये पानी से भरा हुआ पात्र है, इसमें क्या रखी हुई है, एक आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल रखी हुई। ठीक है, ये पेंसिल रखी हुई है। इस पेंसिल की जो नोक है वो क्या है, मान लो ओ बिंदु पर है। इसकी नोक कहाँ है, ओ बिंदु पर है। अब यहां से एक प्रकाश की किरण जाएगी इस पृथककारी सतह पर। ये क्या है, पृथककारी सतह या पृष्ठ। ये क्या है, पेंसिल, और ये इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा। ठीक है, यहां से प्रकाश किरण एक ए बिंदु पर पहुंच गई। ये क्या हो गया, अभिलंब जानी चाहिए थी, कैसे, ऐसे, लेकिन क्या करेगी जब प्रकाश किरण, 1 मिनट ये सीधी बना लेते हैं इसको। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या करती है, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, बी बिंदु पर चली गई मान लो, दूसरी प्रकाश किरण निकली सी बिंदु पर आ गई, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हटकर ये चलेगी, क्या होगी, दूर हटेगी, तो दूर हटकर ये चलेगी। अब धीरे धीरे अगर देखते हैं तो इनकी दूरी लगातार कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। अगर दूरी बढ़ रही है तो हम अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर क्या करेंगी, ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, अपने को मिलती हुई दिखेंगी। तो इनको क्या करते हैं, हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं डॉट डॉट लाइन से। डॉट डॉट लाइन किसको बताएगी, आभासीता को बताती। ये सीधी नहीं आई, यहां पर ये मिली हुई दिखाई देंगी। यानी कि जो पानी
ये पेंसिल की जो नोक है वो अपने को कहाँ से कहाँ दिखाई देगी, इस बिंदु पर दिखाई देगी। यानी यहाँ पर ये क्या दिखाई दे देगी, अपने को पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी, ये ओ डैश पर मिलती हुई। ठीक है, आया समझ में कि जब पानी के अंदर आंशिक रूप से पेंसिल मुड़ी हुई है तो ओ बिंदु से एक प्रकाश किरण जा रही है ए बिंदु पर, सी बिंदु पर उसका अपवर्तन हो जाएगा, दूसरी प्रकाश किरण जा रही है सी बिंदु पर और किधर चली जाएगी, डी बिंदु की ओर परावर्तित हो जाएगी। अब ए बी और सी डी की बीच की दूरी बढ़ती जा रही है लगातार, इनको क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये कहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है, ओ डैश बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है। और ये अपने को ये पेंसिल है वो इस बिंदु पर क्या होगी, दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसकी जगह चाहे आप सिक्का ले लो या छड़ ले लो, जो भी लेना चाहो, उसके कारण ये क्या होता है, अपवर्तन के कारण ये मुड़ी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो अपवर्तन के कारण जो घटनाएं होती है उनके बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।